यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे। राहत इंदौरी का एक शेर है कि अंदर का जहर चूम लिया धुल के आ गए, कितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए। यूजीसी की गाइडलाइन ने जाति को लेकर के समझ पर एक बार फिर से बहस तेज कर दी है। गाइडलाइन पर बात होते होते जाति व्यवस्था, जाति के नाम पर शोषण की परिभाषा और भारतीय समाज के बंटवारे की बहस तेज हो चुकी है और इसीलिए यह किताब और प्रासंगिक हो गई, जाति जनगणना, क्योंकि इसमें वो सारे किस्से पिछले 100 साल के जाति के संघर्ष के इतिहास के जो हैं उसके दर्ज हैं, जिस पर मैं अभी बात करूंगा। लेकिन यूजीसी के प्रावधान पर अब राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं और पत्रकार के लिबास में लोकतंत्र के प्रहरियों की जाति खुल करके सामने आने लगी है। तथ्य, तर्क और आंकड़ों पर गंभीर बहस की बजाय अपने पूर्वाग्रह हावी होते जा रहे हैं, इसलिए बहस की दिशा भी भटकती जा रही है। मेरे जैसे लोग इस बहस को वहां केंद्रित करना चाहते हैं कि साल 2013 ये जो गजट नोटिफिकेशन है भारत सरकार का, यह कमजोर है एससी एसटी ओबीसी को न्याय दिलाने के लिए। हम ये बहस में ले आना चाहते हैं। इसके गजट नोटिफिकेशन में जब यहां पर लिखा ही है कि इसमें जो हेड करेगा कमेटी का वह हेड संस्थान का प्रमुख होगा, तो इस देश में 80 से 90% संस्थान के प्रमुख तो सवर्ण है। अगर अब जाति के नाम पर जाति शामिल होगी या नहीं इससे तय हो रहा है, तो ये कैसे तय करेंगे कि जो उस तरह की जाति का नहीं होगा वो न्याय करेगा ही? और इसी के लिए तो फॉल्स एलिगेशन वाला क्लॉज हटाया गया। अभी इस पर बहस ही नहीं हो पा रही है। बहस में एक बार भी यह मुद्दा नहीं आ रहा है कि इसके उद्देश्य पॉइंट नंबर 2 में साफ तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग लिखा हुआ है। ईडब्ल्यूएस शामिल है, महिलाएं शामिल है, ये सवर्ण भी हैं और इन तमाम दिव्यांग भी सवर्ण हो सकते हैं, और वो कह रहे हैं सवर्ण के विरोध में है। इस पर अभी डिबेट हो नहीं पा रही है। तीसरा, इसमें जो अपील का पॉइंट नंबर 9 है उसमें साफ तौर पर तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, लोकपाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छात्रों की शिकायतों का निवारण विनियम 2023 जैसे समय समय पर संशोधित के 30 दिन के अंदर अपील का निपटारा करेगा। यानी यूजीसी में इस तरह के कई और भी कमेटी बनाई गई हैं जिसमें किसी भी छात्र के लिए अगर भेदभाव होता है तो उसको वहां पर न्याय मिल सके। लेकिन हम जानते हैं कि जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है उसकी कमेटी विशेष तौर पर अलग होनी चाहिए, तभी उन्हें न्याय मिलेगा। वरना जिन संस्थानों में 80 से 90% सवर्ण होंगे वहां दलित, पिछड़े, आदिवासी इन्हें न्याय मिलने की संभावना पूरी नहीं होगी। जो न्यायप्रिय सवर्ण होंगे, जो भारत में है, भारत में है कोई राहुल सांकृत्यायन, भारत में है कोई बीपी सिंह, अर्जुन सिंह, भारत में है कोई दिग्विजय सिंह भी, और ऐसे तमाम लोग हैं जो न्यायप्रिय हैं, लेकिन सारे नहीं हैं। और अगर एससी एसटी एक्ट के तर्ज पर देखें तो कमेटी का हेड कौन होना चाहिए? इस तरह की गंभीर बहस तो अभी इसमें हो ही नहीं रही है। लेकिन पत्रकार के लिबास में जो लोग हैं, जरा देखिए कैसे खुलकर आ गए। मैं भी इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि ये जिन घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं उससे ज्यादा घटनाएं इस देश में जाति के शोषण अन्याय की हुई हैं, और पिछले 1 साल के, 2 साल के और पिछले 1 दशक के अगर आंकड़े देख लें तो आपको समझ आ जाएगा। एक बात। दूसरा, मैं ये भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे इन जातियों के लोग पूरी बहस को दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं, और फिर मैं अपनी किताब के रेफरेंस को भी ले आऊंगा। जरा पहले कुछ पत्रकारों के ट्वीट देख लीजिए। एक पत्रकार है, पाठशाला चलाता है, वो लिख रहा है कि सीधी सी बात है कि अगर वोट लेते वक्त हिंदू एक है तो सेफ है बताते हैं, तो कायदे बनाते वक्त जनरल और ओबीसी एससी एसटी में बांटकर वो सेफ्टी क्यों चिर रहे हैं? जब सब एक होकर सेफ ही हैं तो सवर्णों से खतरा क्यों दिखने लगा? अच्छा, अब सोचिए, बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति को उन्हीं के चहेते दरबारी पत्रकार खारिज कर दिए। सोचिए, जैसे जाति कितनी बड़ी चीज होती है। कहां गए वे लोग जो कहते थे कि कंधों से ऊंची कभी छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची कभी जाति नहीं होती? और यह साबित कर रहा है कि धर्म के नाम पर एक होने का नारा झूठा था, क्योंकि जैसे ही हिंदू हिंदू, भाई भाई, जाति पाति की करो विदाई, ये नारा चकनाचूर हो गया जैसे ही इस तरह का एक्ट बन गया। और यह एक्ट केवल यही कहता है कि एससी एसटी ओबीसी पर अगर कोई भेदभाव होता है जाति के आधार पर तो उसे न्याय देने के लिए कमेटी बनेगी। इतने से ही पूरे हिंदू एकता ध्वस्त हो गई।
इस पत्रकार का ट्वीट देखा? अगले का देखिए, बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं से जो दुखी थे वो यूजीसी नियमों से काफी खुश हैं। इस पर पुनर्विचार करने के लिए ये एक तथ्य ही काफी है। अब इस पत्रकार से या पत्रकार नुमा चाटुकार से कोई ये पूछे कि एक हैं तो सेफ हैं, क्या इस पर ओबीसी खुश नहीं थे? तुम मानते हो कि केवल सवर्ण खुश थे? तुम बटेंगे तो कटेंगे, इसका मतलब केवल सवर्णों का नारा था। तुमने क्या लिखा? इन दोनों नारों से जो दुखी थे। तो क्या इस देश के एससी एसटी ओबीसी सारे दुखी थे इन नारों से? इसका मतलब तुमने बीजेपी की फिर पोल खोल दी। बीजेपी इसका मतलब केवल सवर्णों के फायदे के लिए वो नारे लगा रही थी। और अगर उसमें एससी एसटी ओबीसी भी खुश थे उन नारों में, क्योंकि वो भी कथा सुनने जाते हैं, वो भी हिंदू राष्ट्र बनाने में कुछ कुछ शामिल हो जा रहे हैं, वो भी बीजेपी को वोट देते हैं, तो जैसे उनकी जाति पर बात आई तो तुम दुखी क्यों हो गए? भाई एक बार बात तो होने देते, लेकिन तुमने बीजेपी की ही पोल खोल दी। चापलूसी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बीजेपी के पूरे धर्म की राजनीति की धज्जी उड़ा दी इन लोगों ने, क्योंकि इनकी जाति निकल कर बाहर आ गई। इसी पत्रकार ने एक विष्णु तिवारी का केस बताया कि एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट में विष्णु तिवारी नामक एक व्यक्ति के साथ बड़ा गलत हुआ, 20 साल सजा पाई और क्या क्या हुआ। एक उदाहरण दे करके तुम उस एक्ट को प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हो। तो एक उदाहरण रोहित वेमुला क्या पर्याप्त नहीं है ये बताने के लिए कि हत्या करवा देते हो जातिवादी मानसिकता के लोगों आप कैंपस में? कितने उदाहरण चाहिए? अभी मैं गिनवाऊंगा कितने उदाहरण, कितने लोग और आत्महत्या करें तब ये मानोगे कि जाति के नाम पर भेदभाव के शिकार एससी एसटी ओबीसी होते हैं। आप एक उदाहरण से एससी एसटी एक्ट पर प्रश्न खड़ा कर रहे हो। हम 10 उदाहरण देंगे जाति के नाम पर शोषण अन्याय का, फिर कमेटी का विरोध करना बंद कर दोगे क्या? अभी आता हूं, थोड़ा एक दो पत्रकारों को और देख लो। एक पत्रकार लिख रही हैं कि यूजीसी सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ अन्याय है। अब देखिए, पता नहीं मेरिट कहां चली गई, फिर से वाक्य पढ़ रहा हूं, मेरिट देखिए। यूजीसी सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ अन्याय है। यूजीसी तो एक संस्था है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन संस्था है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। वो कैसे इसके अन्याय का आधार बन गई? कमेटी लिखो या गजट नोटिफिकेशन लिखो। अगला वाक्य, ब्राह्मण ठाकुर वैश्य कायस्थ से ताल्लुक रखने वाले छात्रों की बढ़ेंगी मुश्किलें, सरकार के लिए गले की फांस। मैं फिर से पूछ रहा हूं, कैसे पता चला कि इन छात्रों की बढ़ेंगी मुश्किलें? जबकि वाक्य होना चाहिए कि अगर आपने कैंपस में जातिगत अन्याय भेदभाव किया तो आपको अब सजा मिलेगी। यह पत्रकार है और इसने जो बहस किया उसको भी देखेंगे, मैं छोड़ देता हूं, ये गैर जरूरी समझता हूं। उसी ने एक बार लिखा कि 17 जनवरी 2016 को रोहित वेमुला का सुसाइड, जाति उत्पीड़न के आरोप पूरे देश की खबर बनी, नेताओं का तांता उनके परिवार वालों से मिलने में लग गया, यूजीसी ने तो नया नियम ही बना दिया। 26 फरवरी 2016 लखनऊ में इंजीनियरिंग के छात्र लवकेश मिश्रा ने सुसाइड किया। चिट्ठी में एचओडी पर आरोप लगाया, ना कहीं खबर बनी, ना कोई नेता उनके दरवाजे पर गया, कोई नाम भी नहीं जानता होगा। सच ये है कि इस देश में जाति हमें हर रोज मारती है। फर्क बस इतना है कि राजनीति ने एक वर्ग के छात्रों को हाशिए पर फेंक दिया है, क्योंकि उनके जीने और मरने से सियासतदानों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके संघर्ष से वोट नहीं मिलते। हाय, जितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए। इसका जवाब केवल ये बताऊं, 3% आबादी है ब्राह्मण समुदाय की और 97% देश भर में औसतन उनका कब्जा है, और वो इस तरह के ट्वीट करें। फिर अगर यही पैटर्न एससी एसटी ओबीसी पर लागू कर दोगे तो उनका क्या होगा? जब आपको न्याय नहीं मिल रहा है, हर जगह आपका कब्जा है। विश्वविद्यालय, मैंने पिछली कई वीडियो में ये बात बताई है, जुडिशरी, मीडिया, अब जिस चैनल पे ये बैठती हैं उसमें भी सबसे ज्यादा ब्राह्मण ही होंगे, तो आपने खबर क्यों नहीं दिखाई उसकी? और एचओडी पर आरोप उस व्यक्ति ने लगाया तो क्या जातिवादी शोषण का लगाया? रोहित वेमुला तो जातिवाद का शिकार हुआ था, और डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी तो हर कैंपस में बनी हुई है, वो जस्टिस करे। डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी में कोई भी अपने लिए जस्टिस मांगने जा सकता है, लेकिन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए यह कमेटी बनी है। इसीलिए इस बात को जाति के आधार पर सोचा जाना चाहिए। अब इन पत्रकारों को कुछ फेहरिस्त दिखा देते हैं जातिगत उत्पीड़न के। इन्होंने 1-2 उदाहरण देकर के कहा कि मिसयूज होगा। सैकड़ों उदाहरण भरे हैं जिसमें जातिगत भेदभाव, अन्याय, अत्याचार झेलते रहे हैं वो लोग। उसके पहले इसी किताब के पेज नंबर 149, ये मेरी किताब है जाति जनगणना,
इसी में मैंने बताया है कि भारत जब आजाद हुआ तब जाति जनगणना नहीं हो रही थी, लेकिन पहले ही काका कालेलकर कमीशन ने कहा कि इस देश की बड़ी आबादी जो है अगर उसको हिस्सा नहीं मिलेगा तो देश का समावेशी विकास नहीं होगा। काका कालेलकर कमीशन पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कराया जाति जनगणना करो, फिर कई राष्ट्रीय आयोग कर रहे थे जाति जनगणना करो, फिर उसके बाद राज्य आयोग कर रहे थे जाति जनगणना करो, फिर मंडल आयोग कह रहा था जाति जनगणना करो, और मंडल लागू हुआ एक सिफारिश कि जिसकी आबादी 52% है उसको 27% नौकरी में तो आरक्षण दे दो। यही कैंपस और वही लोग थे। इस किताब में यह चैप्टर लिखा हुआ मंडल की मूक क्रांति और कमंडल की चुनौती। ये मंडल के विरोध में कमंडल लेकर के सड़क पर उतर गए थे। पहले इन्होंने विरोध किया, वीपी सिंह हाय हाय और जाने कितने, इसमें बाकायदे मैंने ये बात लिखी है और इसमें मैंने ये बात लिखते हुए कहा कि क्रिस्टोफ जेफरलेट अपनी किताब इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन में मंडल आंदोलन को आजाद भारत की विभाजन रेखा मानते हुए इसे सबसे बड़ी मूक क्रांति कहते हैं। क्रिस्टोफ का मानना है कि मंडल कमीशन के गठन से लेकर मंडल कमीशन की एक सिफारिश लागू होने के 2 ध्रुवों के बीच भारत में सबसे बड़ा सत्ता हस्तांतरण हुआ। सवर्ण वर्चस्व की राजनीति के बीच सत्ता का संतुलन क्रमशः पिछड़ी दलित जातियों के हाथ में हस्तांतरित हो रहा था। सत्ता का यह हस्तांतरण कुल मिलाकर अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा। हालांकि 90 के बाद मंडल आंदोलन पर कुछ लहू के छींटे भी पड़े, मगर वक्त करवट ले चुका था। जाति जनगणना न हुई होती तो जातियों के बीच सत्ता हस्तांतरण के 1 सदी पुराने आंदोलन न मजबूत हुए होते। मंडल आंदोलन ने भारत की तस्वीर बदल दी, हालांकि उसे कमंडल और भूमंडल के चक्रव्यूह में उलझाया गया। वीपी सिंह के शब्दों में कहें तो राजनीति का व्याकरण बदल चुका है। अब एक ऐसे बच्चे का जन्म हो चुका है जिसे वापस मां की कोख में नहीं डाला जा सकता। जाति जनगणना, पेज नंबर 149। और इसी के पेज नंबर 152, 153 पर मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, एम्स, इनमें मंडल के विरोध में, यानी ओबीसी को उनका हक मिल जाए, इसके विरोध में सड़क पर उतर गए थे ये लोग। इसका पूरा इतिहास लिखा है। और वही लोग कल तक कंधों से ऊंची कोई छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची जाति नहीं होती, आज धर्म से ऊंची जाति होगी। कहां गई हिंदू एकता? यही सवाल पूछा प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने। सुनिए। गाइडलाइन आई है, उसमें कहा गया कि फॉल्स कंप्लेंट वाला रेगुलेशन भी हटा दिया गया। फॉल्स कंप्लेंट जांच में फॉल्स पाई जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है, तो किसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। और कहा जा रहा है कि ओबीसी को क्यों डाल दिया है इसमें? क्यों? ओबीसी का SC ST होता, ओबीसी को भी डाल दिया। ओबीसी का आपको कुछ तथ्य आंकड़े मालूम है? देश की सैकड़ों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एक आध ओबीसी का वाइस चांसलर है, शेड्यूल कास्ट एक भी नहीं है, माइनॉरिटी का भी एक आध है मुश्किल से। तो वो तो एक ही कैटेगरी में सब गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, जिनके हक हमेशा छीने जाते रहे। तो डाला गया तो ठीक किया उसने किया। जनरल कैटेगरी के साथ अत्याचार होगा इसमें, इस तरह से करीब देश की 90% नौकरियों का विजय विरोध चल रहा है। उसके लिए क्या कहेंगे? आपको लगता है अगर जिनके खिलाफ ये उठा रहे हैं उन्होंने विरोध कर दिया, आंदोलन कर दिया, तब इनका पता भी नहीं चलेगा। पत्रकार ने क्या पूछा कि ओबीसी को शामिल कर दिया, तो उन्होंने कहा कि ओबीसी के साथ भी शोषण होता है। यही बात तो दिग्विजय सिंह की कमेटी ने बोला है। मैं उस पर अलग एक वीडियो करने जा रहा हूं। जिस कमेटी के रिकमेंडेशन से ये सिफारिश लागू हुई है उसको हम इसके आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन ओबीसी को शामिल करते ही इतना सड़क पर हंगामा, सारे विरोध में उतर गए। इसीलिए बीजेपी के सहयोगी संजय निषाद एक सवाल पूछ देते हैं कि ईडब्ल्यूएस मिला तो बहुत, जो लोग खुश हो रहे थे वही इस कमेटी का विरोध कर रहे हैं। अब संजय निषाद सही बोल रहे हैं कि नहीं, अब ये बीजेपी वाले तय करेंगे, लेकिन सवर्ण विरोध कर रहे हैं और विरोध का आधार ये बता रहे हैं कि गलत हुआ। जरा गलत क्या हुआ एक बार देखिए। साल 2016 की 17 जनवरी को रोहित वेमुला की आत्महत्या। साल 2019 टोपेवाड़ा नेशनल मेडिकल कॉलेज BYL नायर हॉस्पिटल मुंबई अपने सीनियर्स के द्वारा जाति सूचक अपमान और उत्पीड़न में डॉक्टर पायल तड़वी ने, जो पीजी रेजिडेंट थी, आत्महत्या कर ली। साल 2023 12 फरवरी को आत्महत्या IIT बॉम्बे में बीटेक करने वाले दर्शन सोलंकी ने की। आयुष अशना और अनिल कुमार IIT दिल्ली, दोनों दलित समुदाय से आते थे। 2023 में इनकी भी मौत हुई और आरोप लगाया गया कि जातिगत भेदभाव किया गया। साल 2025 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक जयश्री नायक कलबुर्गी में एक दलित छात्रा ने कैंपस में जाति भेदभाव का आरोप लगाते हुए
इस तरह की आत्महत्या की। और साल 2026 लखनऊ विश्वविद्यालय में जनवरी में दलित छात्र द्वारा जाति सूचक गाली गलौज और आंदोलन, और उसके बाद वो धरने पर बैठा। और इसी आंकड़े में यूजीसी ने खुद बताया कि 173 आंकड़े थे 2019 में, जो बढ़कर 378 हो गए। जितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए। इस बात का विरोध इसलिए किया जाएगा, फिर डिबेट कैसे होगी। मैं और एक वीडियो करने जा रहा हूं, लेकिन तब तक आप जाति जनगणना वाली किताब नीचे लिंक दिया है, मंगाइएगा जरूर। इसमें वो सारा मंडल आंदोलन के दौर का इतिहास आपको पढ़ने को मिलेगा। क्यों ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जो कल विरोध कर रहे थे वो आज भी कर रहे हैं। और इस देश के दलित पिछड़ों को चुपचाप अपनी बात को ध्यान से देखना चाहिए। आदरणीय मायावती जी ने भी एक ट्वीट किया है, किसी के उकसावे मत आइए। सवर्णों सर, जो सवर्णों का प्रोटेस्ट चल रहा है, आप उसको क्या लगता है आपको? मायावती ने बचे नहीं, मैंने आपसे कहा दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। लेकिन यह जो कमेटी बनी है, अगर वो जातिवादी भेदभाव रोकने के लिए बनी है, तो इसका इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? हाँ, कॉन्फिडेंस में ले ले, सरकार थोड़ा सा नया रास्ता निकाले कि इस तरह का विरोध ना हो, क्योस ना बचे। मैं भी मानता हूं कि जमीन पर हमें जाति उन्माद और युद्ध की दिशा में नहीं बढ़ना है, डिबेट की दिशा में बढ़ना है। और डिबेट के लिए अगली वीडियो का इंतजार करिए। आपके लिए एक धमाकेदार चीज ले आऊंगा कि दिग्विजय सिंह की कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन की थी। तब तक नजर रखिए कि आपके आसपास के कितने शरीफ लोग खुल के आ रहे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। पसंद आई हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।